हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर और ये एमसीक्यूज़ है जैसा कि आप जानते ही हैं। और जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश का भारत में उदय। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए अपने स्टडी पर चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर प्रैक्टिस सेट बी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है और उसमें टॉपिक वाइज सभी इतिहास के क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो अभी हम लोग आधुनिक इतिहास पर आ चुके हैं। अगर आपने स्टडी नहीं किया है प्राचीन और मध्यकालीन का तो उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी कर सकते हैं और उसमें लगभग 100 से 150 तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक थे। तो इंडियन विंस फ्रीडम के जो लेखक थे वो थे मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संस्थापक संपादक किसे माना जाता है? तो संस्थापक और संपादक जो कॉमनवेल्थ के थे वो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। पुर्तगालियों ने भारत में अपने पहले दुर्ग का निर्माण किया था। तो जो पहला दुर्ग निर्मित किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा वो किया गया था कोचीन में। काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिल रहे होंगे, तो उम्मीद है आपको अब लर्न हो चुका होगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो प्रथम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और दूसरा अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। जब वास्तविक की बात आती है तो कौन आएगा? अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो पहला बना था, प्रथम की अगर बात करें तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या नहीं प्रारंभ हुआ? निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तो क्या प्रारंभ नहीं हुआ था? जिसकी शुरुआत नहीं हुई थी चाय की खेती, इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। बाकी तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण हुआ था पुर्तगालियों के आगमन से। और ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, कैसे हुई थी, इस पर एक क्वेश्चन बना हुआ है। आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत पर प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया था? तो पहली जो प्रिंटिंग प्रेस की मशीन स्थापित की गई थी वो की गई थी गोवा में। भारत में प्रथम डच कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो जो डच कारखाने की स्थापना हुई थी वो थी मुसलीपट्टम। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डचों द्वारा भारत में किसका निर्यात नहीं किया जाता था? तो किसका निर्यात नहीं होता था? तो ये था अफीम का। बाकी सभी का निर्यात होता था, जैसे कि नील का, फिर शोरा और सूती वस्त्र डचों द्वारा निर्यात किया जाता था। केवल अफीम को निर्यात नहीं किया जाता था। डच और अंग्रेजों के मध्य हुए किस युद्ध में डचों को भारतीय व्यापार से निष्कासित कर दिया गया? तो जब डचों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था तो डचों को निष्कासित किया गया था वेदरा के युद्ध से। ध्यान दीजिएगा, डचों को निष्कासित हुआ था वेदरा के युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसीसियों ने भारत में पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो फ्रांसीसियों का जो कारखाना स्थापित हुआ था वो था सूरत। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था?
तो फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व संभालने वाला था वो था डुप्ले। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डेनो का प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा था। तो डेनो का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो था सेरामपुर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम था। तो आगमन का जो क्रम सही है वो हो जाएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, 2 जगह यहाँ पे दिख रहा है हमें, डच आए थे, फिर इसके बाद अंग्रेज आए थे, डेन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसे ऐसे भी लर्न करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं पी, फिर डी, फिर ई, और उसके बाद फिर से डी, और फिर एफ। इस कोड में भी आप लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन अंग्रेज जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? तो जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा था? तो ये पहुंचने वाला था कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन सी। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कब से कब तक रहा था? तो कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1616 से 1618 के मध्य। बम्बई मुंबई का संस्थापक था। तो मुंबई का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है गैराल्ड ऑगियार। गैराल्ड ऑगियार। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर था। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो था विलियम हॉजेज। 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर था। तो 1700 में स्थापित, तो ये था सर चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, रिपीट हो रहा है। तो 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर था। क्वेश्चन नंबर 20। बंगाल के अंग्रेजों के संबंध में यह किस मुगल अधिकारी की टिप्पणी थी कि यह नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो अंग्रेजों के संबंध में कहा गया है, मुगल अधिकारी ने टिप्पणी दी थी। तो ये टिप्पणी थी शाइस्ता खां की। किस मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान अंग्रेजी कंपनी का महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्ट कहते हैं? तो मैग्ना कार्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1717 में फारूक शेर ने अधिकार दिया था, महाअधिकार पत्र दिया था, उसे मैग्ना कार्ट के रूप में जानते हैं। कलकत्ता का संस्थापक था। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चार्नॉक थे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। मद्रास का संस्थापक था। तो मद्रास का जो संस्थापक था वह था फ्रांसिस डे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काल कोठरी त्रासदी की घटना कब घटित हुई? तो ये जो घटना घटित हुई थी कलकत्ता में हुई थी, और कब घटित हुई थी? तो 20 से 21 जून 1756 में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था। तो डेट भी पूछता है विथ मंथ। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 में। क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की संधि कब की थी? तो इलाहाबाद की संधि की थी, ये हो जाएगा 12 अगस्त 1765 में। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन और कारण का क्वेश्चन है।
तो कथन पढ़ लेते हैं। कथन कहता है इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई। करेक्ट है। और शाह आलम ने निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, ये भी करेक्ट है। तो देख लेते हैं। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा ए आर, दोनों सही है। ए आर नहीं, पी आर दोनों सही है और आर पी की विवेचना नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि विवेचना या व्याख्या नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न तथ्यों में असत्य तथ्य क्या है? जो असत्य है यानी इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। पहला कहता है कि नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वचन दिया। करेक्ट है। और बी कहता है अवध राज्य में कड़ा और इलाहाबाद के जिले पृथक कर मुगल बादशाह को दे दिए गए, ये भी करेक्ट है। और शुजाउद्दौला को अवध वापस कर दिया गया, उसने चुनार अंग्रेजों को प्रदान किया, ये भी करेक्ट है। बनारस व गाजीपुर की जागीर राजा लक्ष्मण सिंह को प्रदान की गई, ये गलत हो रहा है और यही हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न तथ्यों में सत्य तथ्य क्या है? तो जो सही है उसी का हम चुनाव करेंगे। ए कहता है क्लाइव ने अवध के शुजाउद्दौला को 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि संपन्न की थी, ये करेक्ट हो रहा है। फिर बी कहता है मीर जाफर की मृत्यु के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मृत्यु के बाद मीर जाफर नवाब बना। और सी कहता है बंगाल का अंतिम नवाब निजामुद्दौला था, ये गलत हो रहा है। अवध का प्रथम नवाब शुजाउद्दौला था, ये भी गलत हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। सूची ए को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और प्लासी का युद्ध करेंगे हम हेक्टर मुनरो से। और काल कोठरी त्रासदी में हो जाएगा हॉलवेल। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला, नंबर 1 से हम करेंगे मैच। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। किस इतिहासकार का कथन है कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभ आरंभ हुआ? तो किस इतिहासकार ये कथन दिया गया है, किस इतिहासकार ने ये कहा है? तो इसमें हमारा उत्तर जो बनेगा वो बन जाएगा सर यदुनाथ सरकार। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोग और मीर जाफर ने नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेजों को बेच दिया, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया था के एम पणिक्कर के द्वारा। हमारे टीपू ने शायद ही ऐसे व्यक्तियों को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श में उनसे बेहतर हो, यह कथन मैकाले ने किसके लिए कहा था? तो ये कथन कहा गया था क्लाइव के लिए। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने की? आसफ जाही, तो इसकी स्थापना करने वाला था चिनकिचिल खां। हैदराबाद का संस्थापक भी कहा जाता है चिनकिचिल खां को और इसने आसफ जाही वंश की स्थापना की। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था, जिसने सबसे पहले स्वीकार किया था, तो ये बना था हैदराबाद। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था,
तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे स्कैन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए मैं क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप मैं जो बोल रही हूँ उसे राइट कर लीजिए। तो यहाँ कुछ दिए गए हैं तथ्य और उन्हें हमें क्रम में व्यवस्थित करने की बात कही गई है। तो इसमें जो सबसे पहले आ जाएगा वो हो जाएगा सूरत की संधि। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा सूरत की संधि को सबसे पहले हम रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे बेसिन की संधि। ये बेसिन की संधि लिखा हुआ है, इसे रखेंगे। इसके बाद जो हुआ था वो होता प्रथम आंग्ल सिख युद्ध नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे चिलियान वाला युद्ध नंबर 4 पे। तो इस तरह से आप क्रम में बैठा सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सूरत की संधि, बेसिन की संधि, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और चिलियान वाला युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौर में कौन नहीं था? तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं था? तो जो सम्मिलित नहीं हो रहा है वो था लॉर्ड मैकार्टनी। ऑप्शन डी। बाकी सभी सम्मिलित थे, जैसे कि लॉर्ड गफ, लाल सिंह और लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड मैकार्टनी इसमें सम्मिलित नहीं है। अंग्रेजों ने सिख राज्य के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से कश्मीर को 5000 रुपये में बेच दिया था। 5000 रुपये में बेच दिया था। तो गुलाब सिंह को, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान पर 1842 ईस्वी में आक्रमण का निश्चय किया तथा हस्तक्षेप किया? तो आक्रमण का निश्चय किया और हस्तक्षेप किया था, ये था लॉर्ड एलन बरो। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। द्वितीय अफगान युद्ध का सूत्रपात किस वायसराय के काल में हुआ? तो द्वितीय अफगान युद्ध का सूत्रपात किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये था लॉर्ड लिटन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय बर्मा युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो गवर्नर जनरल जो बना था द्वितीय बर्मा युद्ध के समय वो था लॉर्ड डलहौजी। किसने लिखा कि युद्ध की दृष्टि से नेपाल विश्व का कठिनतम भूभाग है? गोरखा विश्व के सबसे भयंकर योद्धा हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है पी रॉबर्टसन के द्वारा। नेपाल व कंपनी के मध्य कौन सी संधि हुई थी? नेपाल और कंपनी के मध्य जो संधि हुई थी वो थी सुगौली की संधि। तिब्बत के लिए यंग हस्बैंड अभियान किस वायसराय के समय की घटना है? तो ये घटना थी लॉर्ड कर्जन के समय की। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली का अंत किसने किया था? द्वैध शासन प्रणाली का अंत करने वाला था वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली किसने स्थापित की? तो स्थापित करने वाला था लॉर्ड क्लाइव और अंत करने वाला वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोनों अपोजिट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए। निम्न को क्रम में रखिए। तो यहाँ पे क्रम में रखने का क्वेश्चन आ गया है। इलाहाबाद की संधि जो है सबसे पहले हम रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे सूरत की संधि, फिर हम रखेंगे अमृतसर की संधि और सुगौली की संधि सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि,
सूरत की संधि, अमृतसर की संधि और सुगौली की संधि। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो इनकरेक्ट है उसी को चूज करना है। सुगौली की संधि यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, ये तिब्बत से संबंधित कर रहा है। और अमृतसर की संधि जो कि रणजीत सिंह से है, सही है। इलाहाबाद की संधि नवाब सुजाउद्दौला से संबंधित है। मंगलौर की संधि जो टीपू से संबंधित है। सुगौली की संधि नेपाल से संबंधित है, कंपनी और नेपाल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था। तो ये ही इनकरेक्ट हो रहा है। और यहाँ हमने 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं केवल 15 मिनट के अंदर। तो चलिए एक बार आपको मैं प्लेलिस्ट दिखा दूँ। मैं बहुत शॉर्ट वीडियो ही बनाती हूँ और उसमें कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और इस सीरीज़ में तो मैं टॉपिक वाइज आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को अवेलेबल करा रही हूँ। आज थोड़ा सा वीडियो 15 मिनट से ऊपर चला गया है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर आपको 25 से 50 क्वेश्चंस अवेलेबल करा दूँ। लेकिन आज 50 क्वेश्चन अवेलेबल कराने में 20 मिनट्स लग गए मुझे। चलिए एक बार मैं प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। जो न्यू व्यूवर्स हैं, अगर आपने शुरू से स्टडी नहीं की है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ये देखिए, ये है प्रैक्टिस सेट बी। प्रैक्टिस सेट बी में काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज MCQs, जो कि मैंने लास्ट ईयर से ही प्रोवाइड करना शुरू किया था। तो यहाँ से आप MCQs अगर पसंद करते हैं तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्राचीन इतिहास से स्टार्ट किया था और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप स्टडी पीछे की कर सकते हैं। इसके अलावा अगर NTA UGC नेट के अगर आप ओल्ड पेपर ढूंढ रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है। हिस्ट्री से हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहाँ पर लिंक दिए गए हैं। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।